मौलाना जलाल हुसैन के साथ अस्सलाम वालेकुम। आज उस्मान बुज़दार को पता चला होगा कि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो ख़त लहराया था इतने बड़े पब्लिक मजमे के अंदर, उसके अंदर जिस साजिश का जिक्र था मुबैना तौर पर असल में शायद उनके खिलाफ थी। आज उस्मान बुज़दार साहब फारिग हो गए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नामजद कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये बोलना कि उनकी हुकूमत के खिलाफ, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही थी, अब ये पता चल रहा है आपको कि पावर पॉलिटिक्स है। तो चौधरी बरादरान जो इतनी देर से नून लीग के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को नामजद करवा लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पंजाब के चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट के तौर पर। इसके साथ साथ उस्मान बुज़दार साहब के इस्तीफे से पहले उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मूव की गई थी। क्यू लीग के अंदर ज़ाहरन आपको एक स्प्लिट नजर आती है। तारिक बशीर चीमा साहब ने इस्तीफा दे दिया है और ख़बर यह भी है कि सालेक हुसैन शायद तारिक बशीर चीमा के साथ जाएं। तो इन अ वे अगर आप देखें तो क्यू लीग को फ़ायदा ही फ़ायदा है। पंजाब के अंदर क्यू लीग के पास चीफ मिनिस्टरशिप आ गई है और बाकी अरकान ने अपने आप को हुकूमत वक्त से अलहदा करके अपोजिशन की तरफ धकेल दिया है। तो वहाँ पर अपोजिशन के नंबर भी पूरे हो रहे हैं। बाप जमात के 4 लोग जो हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके नंबर्स आपको अपोजिशन के बढ़ते हुए नजर आते हैं। एक गंभीर समस्या आपको नजर आती है, एक ऐसी सूरत हाल जिसका तजिया करना बनता है, क्योंकि मालूमात तो अक्सर तब्दील हो रही है। हुकूमत बड़ी खुश है लेकिन अपोजिशन भी कह रही है कि हमारा कुछ बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। असल में क्यू लीग ने अपना आप बचा लिया पंजाब में भी और मरकज़ में भी। हमारे पास आमिर इलियास राना साहब मौजूद हैं, बिनिश सलीम मौजूद हैं, डॉक्टर फरजाना अरशद लाहौर से हमें ज्वाइन कर रही हैं और हमारे साथ माजिद निज़ामी साहब भी मौजूद हैं टेलीफोन पर। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू आमिर इलियास, आज के दिन में आपके ख्याल में सबसे अनहोनी क्या हुई? देखिए, आप जाहिर है कि इस वक्त सबसे बड़ा जो फैसला गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल उस्मान बुज़दार को बिठा के चौधरी परवेज इलाही के सामने रिजाइन लेना है। और ये बात अगर इमरान खान को समझ आ जाती और वो बहुत पहले कर लेते तो शायद इतनी बड़ी मुश्किल में ना जाते और ना परवेज इलाही के बारे में उनको बात करनी पड़ती वजीर दाखिला शेख रशीद को कि ब्लैकमेल कर रहे हैं 5 सीटों वाले, और फिर जवाब भी मुनस इलाही ने टिका के दिया था उसका। लेकिन आमिर कदा कलामी, अब ये 5 सीटों वाले नहीं रह गए, अब ये अमलन जो है 2 सीटों वाले रह गए हैं, क्योंकि 3 के बारे में कहा जा रहा है उन्होंने तो मरकज में चला जाना है पीडीएम के साथ। देखिए, अभी 3 की भी कंफ्यूजन है, बिल्कुल इसमें आ रही है स्प्लिट की, लेकिन मुझे यही लग रहा है कि आखिर में तारिक बशीर चीमा ही अपोजिशन के साथ जाएंगे और वो तो बड़े खुल के कह रहे हैं कि मैंने बता दिया है कि मैं इमरान खान को वोट नहीं दूंगा और अदम एतमाद में उनके खिलाफ वोट दूंगा। आप बेहतर समझते हैं तारिक बशीर चीमा साहब ये मूव न करते अगर चौधरी शुजात हुसैन के आशीर्वाद न होती, और अगर चौधरी शुजात हुसैन ने उनको आशीर्वाद दे दी तो सालेक को क्यों नहीं देंगे? लेकिन ना, इस वक्त सालेक हैं और हुसैन इलाही हैं जो चौधरी वजाहत के बेटे हैं, यानी चौधरी शुजात के भाई के बेटे हैं। मुनस भांजे हैं जो वफाकी वजीर भी हैं, और तारिक बशीर चीमा ने रिजाइन कर दिया क्योंकि अब इंटरनली कितनी कंफ्यूजन है वो घर में बैठेंगे, अभी पहुंच गए हुए हैं। कितनी स्प्लिट रहती है नहीं रहती है इसके बारे में ना कतई तौर पे नहीं कहा जा सकता। अभी तक जिस तरीके से बोल्ड अंदाज से बात तारिक बशीर चीमा करते हैं और करते रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर के सामने भी बोलते रहे हैं, तो लगता नहीं है कि वो अपना फैसला वापस लेंगे। लेकिन चौधरी परवेज इलाही और मुनस इलाही ने जब गुफ्तगू करनी है, जाहिर है कि वजारत आला इसी बात पे मिलनी है ना कि पहले आप प्राइम मिनिस्टर को बचाएं। मेरा नहीं ख्याल कि उस्मान बुज़दार का रिजाइन कोई गवर्नर के पास अभी चला जाएगा। वो होगा यही कि पहले इधर से आप हमें बचाएं, क्योंकि अभी खबरें आ रही हैं और उसमें यह है कि बीएपी के भी अरकान अपोजिशन के साथ जा रहे हैं और वो कुछ, क्योंकि ये प्रोग्राम अब हो रहा है थोड़ी देर बाद नशर होगा, तो उससे पहले वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी होगी जो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ बीएपी के 4 अरकान शायद करने जा रहे हैं। अब उनके साथ तारिक बशीर चीमा का मैं आपको बता दूं कि जो इस वक्त असलम भूटानी जो लसबेला से और गवादर से एमएनए आजाद हैसियत बरकरार रखी हुई हुकूमत के साथ खड़े थे, वो तारिक बशीर चीमा के साथ राब्ता करके काफ लीग के साथ अपोजिशन के अलायंस को ज्वाइन करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा उनसे राब्ता नहीं हुआ। वो तारिक बशीर चीमा के जरिए ही बातचीत जारी कर रहे थे और वो एक दफा अख्तर मेंगल के खाने में भी जा चुके हैं और चौधरी परवेज इलाही वाली कल जो पीएमएलएन के साथ मीटिंग उसके अंदर भी जा चुके, उसमें भी वो मौजूद है और वो उनका भी ख्याल उसी तरफ था, क्योंकि अब एक एक वोट काउंट होगा। ठीक है, होल्ड ऑन बिनेश,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो बहुत खुश हैं और कह रहे हैं जी कि एक तो साहब ने जो रिप्रेजेंट करते हैं इन अ वे, वो तो कह रहे थे कि मसरूर होंगे वज़ीर आज़म आज बहुत, तो वाक़तन मसरूर होने की गुंजाइश है या अभी भी चैलेंजेस हैं? आपने पहले कहा गंभीर सिचुएशन है, नहीं मुझे तो बहुत दिलचस्प सिचुएशन लग रही है। इज़न्ट दिस इंटरेस्टिंग? एवरी सिंगल मिनट, एवरी सिंगल 30 मिनट्स इज ब्रिंगिंग अ न्यू न्यूज़। नंबर वन, एक तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, गंभीर बिल्कुल नहीं है, इसको एंजॉय करना चाहिए। दूसरी चीज़, आपने कहा कि हुकूमत खुश है, बिल्कुल खुश नहीं है। मतलब वक्त कम है, मैं कल के जलसे की बात नहीं करना चाहती। वो इमरान खान जो अगलों को ताना देते थे कि पर्ची पड़ता है, कल वो पर्ची पढ़ने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनको डराया गया था कि देखो सिर्फ इतना बोलना, सिर्फ धमकाना है और कुछ नहीं करना। तो खुश बिल्कुल नहीं है, वो डरे, बिल्कुल डरे हुए हैं। इसलिए आज MQM को एक और वजारत ऑफर कर रहे हैं। डरे हुए हैं तो आज परवेज इलाही साहब को कह रहे हैं कि हम आपको CM बना देंगे। डरे हुए हैं तो इसलिए आज उस्मान बुज़दार प्लस की कुर्बानी दे रहे हैं। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। आप बहुत सीनियर हैं, मुझसे आपने क्या तज्जिया लेना है सर? मैं तो खुद आपसे सीखती हूँ, आप रिपोर्टिंग करती हैं ना, इस वजह से लेकिन एक चीज मैं कहूंगी सर, मेरे लिए अलमिया है, मेरे लिए आज रोने का मुकाम है क्योंकि आज मैं उस्मान बुज़दार के साथ खड़ी हूँ। क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर जो उस्मान बुज़दार जैसे लोग हैं ना, वो शायद इसीलिए आते हैं कि बड़े बड़े फ्लैशी डायनामिक स्टारी लीडर्स जो हैं, जो कि उनको पर्सनालिटी वाइज मुकाबला नहीं दे सकते, उनकी जबान नहीं चलती उनके सामने, लेकिन वो इस दिन कुर्बानी दे देंगे। किस लिए? क्या अवाम के लिए कुर्बानी दी गई? क्या तलत हुसैन के लिए कुर्बानी दी गई? क्या पाकिस्तान के पंजाब के अवाम के लिए कुर्बानी दी गई? नहीं, मैं इमरान खान ने अपनी मैं के लिए, अपनी शख्सियत को बचाने के लिए, क्योंकि वैसे तो हमें हुकूमत नहीं चाहिए ना, हमें तो कुर्सी नहीं चाहिए, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए मैं उस्मान बुज़दार प्लस को भी कुर्बान कर दूंगा। जी डॉक्टर फरजाना, आप लाहौर में मौजूद हैं, जरा ये बताइएगा कि वाकईतन ये जो माहौल बनाया गया था कल से लेकर अब तक, एक बड़ी साजिश हो रही है। अब उस साजिश के अंदर अगर किसी ने कोई फ़ायदा उठाया है तो वो क्यों लीग ने उठाया है? और ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आज उन्होंने एक नॉर्मल पावर गेम इस्तेमाल करके अपने आप को ज़ाहिरन सिक्योर किया। तो आपका तज्जिया? देखिए तले साहब, बात यह है कि आलमी साजिश वाली बात तो एक बहुत ही मज़ाहिका खेज़ बात लगती है। मतलब इसमें जो बातें जो बैकग्राउंड के तौर पे या आर्गूमेंट के तौर पे हमने देखा खान साहब की तरफ से या इनकी पार्टी की जानिब से या इनके जो भी TV पे मुख्तलिफ स्पोक्स पर्सन आते हैं वो आके बात करते हैं, वो ये कि हम इंडिपेंडेंट खारजा पॉलिसी और ये और वो, और उस परस्पेक्टिव में आलमी साजिश हो गई। देखिए आलमी साजिश वाली बात एक बहुत डिबेटेबल बात है और इसमें टोटली एक वही झूठ नज़र आता है, वही रेट्रिक, वही जो PTI की जानिब से हमने पिछले 4.25 सालों में देखा है। अमेरिका अभी की बात है ये, जब खुद प्राइम मिनिस्टर और इनके स्पोक्स पर्सन और इनके फॉरेन मिनिस्टर सब लोग ये कहते पाए गए कि जो बाइडेन ने फ़ोन नहीं किया, बड़ी कोशिशें की, फ़ोन नहीं किया गया, फिर ये कहा कि मोदी जो है वो फ़ोन नहीं करता। तो इस किस्म की सिचुएशन में ये कह देना कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, साजिश वाली बात इसलिए बिल्कुल ही मज़ाहिका खेज़ और बेमानी लगती है क्योंकि आप पाकिस्तान के अंदर की सिचुएशन देखें। क्या पाकिस्तान बहुत एक बड़ा इलाके का मेजर प्लेयर बन के उभर रहा था खान साहब के ज़माने में, या पाकिस्तान बिल्कुल नीचे जा रहा था? आप इकोनॉमिक डिजास्टर देखें मुल्क के अंदर, अदरवाइज आप लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखें पाकिस्तान के अंदर, जिस तरीके से दोबारा से एक वेव ऑफ टेररिज्म जो है वो जनरेट हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं समझती हूँ कि साजिश तो अंदर ही मौजूद थी, बाहर किसी को करने की कोई जरूरत ऐसा नहीं थी। साजिश के बयानिए का आज एक जो कल्मिनेशन हुआ है वो बड़ा अजीबो गरीब हुआ है। साजिश के बयानिए का कल्मिनेशन तो ये होना चाहिए था कि मुल्क के अंदर मजीद खबरें बताई जाती, बैकग्राउंड ब्रीफिंग्स दी जाती, मालूमात शेयर की जाती, लेकिन जिस तरह बिनिश कह रही थी कि आखिर में कल्मिनेशन क्या हुआ कि उस्मान बुज़दार साहब को निकाल दिया और परवेज इलाही को नामजद कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक मैं इसको वाकई वो बीनिश भी यही कह रही थी, बड़ी इंजॉय करने वाली भी सिचुएशन है। लेकिन आई थिंक गवर्नमेंट जो है वो पूरे क्राइसिस में भी मौजूद है। उनके क्राइसिस इसलिए कम नहीं है कि एक तो जाहिर है जो पॉपुलैरिटी वो इतनी नीचे है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उड़ान इसलिए भी भर रहे हैं उनकी पार्टी के अंदर से। एक मुकम्मल डिवीजन है। देखें तलत साहब, पंजाब के अंदर भी इस तरीके से ये स्टेबिलिटी नहीं रहेगी परवेज इलाही साहब की तरफ, मतलब ये कि उनका CM बनना PTI की जानिब से ये कोई आसान काम नहीं है। जहांगीर तरीन ग्रुप को अगर आप देखें, आप अलीम खान ग्रुप को देखें, वो पहले ही अपनी नापसंदीदगी का एक इजहार कर चुके हुए हैं और बड़ा क्लियर कर चुके हुए हैं, या जाहिर है वो उनकी अपने सियासी एम्बिशंस हैं और वो उनको देख रहे हैं। तो इस हवाले से नंबर्स की आपने बात की, माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ है इस वक्त कि नहीं है? इस वक्त क्या माजिद निज़ामी साहब मौजूद हैं? जी माजिद साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। नंबर गेम जी, तहरीक इंसाफ 183 अरकान, नून लीग 165 अरकान, मुस्लिम लीग काफ 10 अरकान, पीपल्स पार्टी 7 अरकान, आज़ाद अरकान 5,
राय हक पार्टी 1, ये बना पंजाब असम्बली में पार्टी पोजीशन। अब परवेज इलाही साहब ने नामजदगी तो ले ली, अब इस असम्बली में से उन्होंने अपने आप को सबका कंसेंसस कैंडिडेट अगर नहीं तो मेजॉरिटी के साथ जीतना है, मुमकिन होगा उनके लिए? जी, मेरा ख्याल है कि ये वही मंजरनामा सामने आ रहा है जो 1993 के बाद मियां मंजूर भट्टू की शक्ल में सामने आया था, और ऐवान की जो दोनों अक्सरियती जमातें थी वो दोनों पीछे रह गई थी, और मंजूर भट्टू साहब जो है वो एकदम निकल के सामने आ गए थे। तो मेरा ये ख्याल है कि परवेज इलाही साहब ने जिस तरह स्पीकरशिप के दौरान जो इजाफी वोट हासिल किए थे, तो एक दफा फिर उनके पास ये मौका आ चुका है और एक सुनहरी चांस है उनके पास कि वो इजाफी वोट जो उन्होंने 2018 में स्पीकर के इलेक्शन में लिए थे, उन वोटों को और अपने बाकी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए वो एक दफा फिर ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि सीटें तो मेरे पास कम हैं, लेकिन मेरा असर रसूख और जो मेरे ताल्लुकात हैं वो। लेकिन भाई साहब, मफरूजा बुनियादी आपका ये है कि तहरीक इंसाफ के 183 अरकान जो है एक पार्टी पॉलिसी के ताबे हैं और वो वाकईतन एक जमात के तौर पे काम कर रहे हैं। ये भी याद रहे कि बुज़दार साहब हटाए गए तो जाहिर है कुछ लोग उनको भी सपोर्ट कर रहे होंगे, तो तहरीक इंसाफ क्या वाकईतन परवेज इलाही को इकट्ठा होकर वोट दे देगी? जी, इशू यही है कि अगर पीटीआई के अंदर स्प्लिट आएगा तो चौधरी परवेज इलाही ये कोशिश करेंगे कि वो पीएमएलएन के जो 165 मेंबरान हैं उनके अंदर से भी कुछ हमायत अपने लिए हासिल करें, जैसा कि उन्होंने 2018 में की। और मेरा ये ख्याल है कि इससे पहले जो इन्होंने 1-2 टेलीविजन इंटरव्यूज दिए थे वो बहुत कैलकुलेटेड मूव थी, और जैसे जंग बंदी से पहले गोलाबारी तेज की जाती है ताकि एक अच्छा मुआहदा मिल सके, तो इसी तरह इन्होंने गोलाबारी शदीद तेज की, जिसके बाद इन्हें एक अच्छा नेमुल बदल जो है वो मिल चुका है। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 201 वोट का इनका एक नंबर था स्पीकरशिप के दौरान, ये उसी को टच करें, और इसीलिए शायद पीएमएलएन के अंदर ये दरार डालने की कोशिश करेंगे। आमिर साहब, जरा आपके पास मैं वापस आऊं। बसा औकात आप अपनी ताकत जो है वो उसको ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब ने ये मफरूज़ा बनाया कि उनके पास वो नंबर मैनेज कर लेंगे। 2018 की माजिद ने बात की, लेकिन 2018 आप समझते हैं बेशतर मुहरकात की वजह से एक और एरा था। 2022 में वो तमाम सहूलियात मुहैया नहीं है जिसके ज़रिए आप नून लीग के लोगों के वोट भी हासिल कर सकें। देखें, बिल्कुल ठीक बात है कि वो सहूलियात, वो फैसिलिटेशन अवेलेबल नहीं है, लेकिन परवेज इलाही को मैं ये थोड़ा सा फायदा दूंगा कि वो राब्ते में लोगों के साथ रहते हैं। फैसिलिटेशन उन्होंने अगर हमजा शहबाज को बुलाया प्रोडक्शन ऑर्डर पे, अलीम खान को बुलाया हुकूमत की नाराजगी के बावजूद, तो इस तरीके से उन्होंने बहुत सारे लोगों को रिलीज दिलवाने के लिए कोशिशें की, और जाहिर है उनके जहन में ये सियासी तौर पे आगे आने का एक मकसद मौजूद था। और अभी कितना चार लोग बीएसी के 5 में से वो मुतहिदा पोजीशन के साथ चले गए हैं। नंबर गेम, क्योंकि ये सारी वजारत आला पंजाब की उस पर डिपेंड करेगी कि इमरान खान साहब अपनी वजारत उज़्मा बचा पाएंगे या नहीं बचा। और अपोजिशन ने जो ये खेल खेला है, और जब एक तरफ आज की तरफ से ये आ रही है कि जी अब कोई फैसिलिटेशन किसी को भी, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, अवेलेबल नहीं है, सबको सियासी मैदान में आ गए हैं कि जी आप अपने जोर लगाएं। अब उसके अंदर काफ लीग के अंदर कुछ स्प्लिट बराह रास्त कौमी असम्बली की सीटों पे आता है नहीं आता है, वो चौधरी साहिबान की अपनी मीटिंग होगी, वो अपना फैसला घर से जारी करेंगे कि उनके यहाँ क्या फैसला है वो मना लेते हैं अपने। जो खासतौर पे जैसे तारिक बशीर चीमा ने ओपनली कह दिया कि वो वोट नहीं देंगे इमरान खान साहब को, बल्कि उनके अगेंस्ट जाके देंगे, क्योंकि अगर वो एब्सटेन करें तो वो भी इमरान खान साहब के हक में है, खिलाफ देते हैं तो वो फिर बात जाती है। इस वक्त अपोजिशन अपना एक जोर लगा रही है हर एमएनए और एमपीए पे कि जिस तरीके से भी हो सके लोगों को टिकट की बदले में ऑफर हो। जैसे बलोचिस्तान इस के जो बीएपी के लोग हैं, जाहिर है कि वो उनका एक खास माजी है, वो एक खास तरीके से पार्टी क्रिएट हुई थी और वो नून लीग के खिलाफ क्रिएट हुई, और आज उन्होंने नून लीग पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान को ज्वाइन किया। एक दिलचस्प इक्वेशन और भी आपके सामने रख देते हैं, बिजनेस के पास भी आएंगे। इक्वेशन ये है कि 4 हुए बाप के, 3 अमलन जो हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के, अगर स्प्लिट ये वही रहती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, 1 हुए शाहजैन बुगटी, तो ये तो कितने निकल गए, 4 जमा 3 7, और उसमें 1 इजाफा हुआ 8। इमरान खान साहब ने जब एतमाद का वोट लिया था तो 178 थे, तो 178 में से निकल गए 8,
उनके पास रह गए 170। तो 172 तो देखे ना तलब साहब इन्हें पूरे करने हैं। एक आप सिंध से जो शाह साहब हैं, उन्होंने बिलावल के साथ बैठ के कहा, जो आजाद हैसियत में है कि मैं अब पीपल्स पार्टी का साथ दूंगा। फिर असलम बोतानी का बड़ा वोट है, आजाद है, वो तारिक बशीर चीमा, मैंने पहले इस समय भी बताया था, वो तारिक बशीर चीमा के साथ फैसला कर रहे हैं। अब वो जाते हैं या नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपना एक फैसला जरूर किया हुआ है कि वो, क्योंकि अब एक एक वोट की वैल्यू अपनी जगह पे बहुत बढ़ गई। अच्छा, मैं जरा बीनिश के पास आऊँ ना इसी मामले के ऊपर। मैंने इस वजह से जिक्र किया, अगरचे अदम एतमाद का ये वोट है, लेकिन कोर्ट की जो आज ऑब्जर्वेशन थी वो बड़ी दिलचस्प थी। उन्होंने कहा कि अगर आपने उन लोगों को जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किया अपनी पार्टी से निकालते हैं, डी सीट वो होते हैं, तो आपकी मेजॉरिटी तो वैसे ही खत्म हो जाती है। तो मानना यह है कि पंजाब में तब्दीली आई, वो मरकज के नंबर्स पर ज्यादा असरअंदाज नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात ये पहले बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आला के लिए उनको नामज़द किया जा रहा है परवेज़ ये चौधरी साहब को, तो वो जो है परवेज़ लाई साहब को, तो वो बन भी जाएं। क्योंकि अगर एक ख़ानदानी विरासती पॉलिटिक्स की लड़ाई अगर शरीफ ख़ानदान में चलती है, जो मानते हैं कि जी हमज़ा है एंड देन मरियम है, तो शहबाज साहब को होता है कि भाई हर चीज़ जो है वो मरियम को ऑटोमेटिकली क्यों मिल रही है, होता है, वेदर यू लाइक इट, वेदर वी डोंट लाइक इट, वेदर वी टॉक अबाउट इट ओपनली और वेदर वी डोंट टॉक अबाउट इट ओपनली, लेकिन ये चीज़ है। उसी तरह ये लड़ाई चौधरी बरादरान के भी बीच में है। भाई जो सालिक साहब हैं वो बहुत क्लोज हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के, और परवेज़ इलाही साहब की क्या ट्यूनिंग है शहबाज शरीफ साहब की, वो तो हमें खुद पता चला कि आफ्टर अ डेकेड वो चल कर गए, कि मतलब इवन मोर देन अ डेकेड वो चल कर गए। सो वहाँ पर भी अभी ट्विस्ट एंड टर्न आने वाला है। चलो अच्छा, किसी तरह परवेज़ इलाही साहब के जो साहबजादे हैं मोहन सलाई, वो कह देते हैं कि जी बहुत जल्द हम हल्फ उठा लेंगे, फाइन, लेकिन इस चीज़ की क्या गारंटी है कि आप तहरीक अदम एतमाद को नाकाम कर देंगे? तो गारंटी किसी चीज़ की नहीं। हाँ, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। सिचुएशन। डॉक्टर फरजाना, आपके पास आऊँगा ब्रेक से पहले, ज़रा ये बताइएगा कि ये सारी पावर पॉलिटिक्स हो रही है जिसने तमाम मुल्क को जमूद का शिकार कर दिया। दिलचस्प तो है, बतौर सहाफ़ी हमारे लिए ये नई लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है, हर बहरान होता है, लेकिन मुल्क के साथ तो ठीक नहीं है। 2 माह से यही मामला चल रहा है, 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, 10 अरकान वाले जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहते हैं, वो बन भी जाते हैं, नामजद भी हो जाते हैं, जिसके पास मेजॉरिटी नहीं है वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहता है। तो अजीब किस्म की सूरत हाल भी बनी है मुल्क के लिए। बिल्कुल तलत साहब, ये जो बात आप कर रहे हैं आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर कम लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। देखिए, मुल्क जो है एक बिल्कुल स्टैंड स्टिल सिचुएशन में है। इसमें एक ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस जो मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और वो क्राइसिस जो है वो ज़ाहिर है और ज़्यादा, आप देखें स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर रही है, आपका बजट डेफिसिट मल्टीप्लाई हो रहा है, किस तरीके से सिचुएशन जो है वो वर्सन होती चली जा रही है। मैं समझती हूँ कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है इस हवाले से उन्होंने ये जो डिलेइंग टैक्टिक इस्तेमाल किए हैं, ये भी पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है ओवरऑल अगर आप मुल्क की सिचुएशन देखते हैं तो बड़े ही नेगेटिव उनका रोल नज़र आ रहा है। बिकॉज एक तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिचुएशन है उसको फॉलो नहीं किया, मतलब लेट इजलास बुला के, और उसके बाद फिर डिलेइंग टैक्टिक्स हैं। अभी भी हमें लगता है कि पता नहीं ये जुमे हफ्ते को जो है इसके ऊपर वोटिंग होगी या नहीं होगी। बहरहाल अब मेरे ख्याल में अब मजीद इसको शायद डिले ना किया जाए, लेकिन वही वाली आप वाली बात इसको मैं टोटली इंडोर्स करती हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक टोटल जमूद है इस वक्त। ऐसा है जैसे गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन तने साहब थोड़ा सा अगर आप देखें तो पंजाब के अंदर ये जमूद तो 2018 से ही चल रहा था। मतलब ये कि ये सिचुएशन जो है पंजाब में उस्मान बुज़दार जिसका नाम वसीम अकरम प्लस या फलां 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 था, पंजाब के अंदर जिस तरीके से क्राइम्स बढ़े हैं, पंजाब के अंदर जिस तरीके से करप्शन और अकरबा परवरी और बदतरीन गवर्नेंस हमने देखी है, मतलब ये कि एक रीजनेबली पीसफुल शहर लाहौर एक बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पे किस तरीके से क्राइम रेट बढ़ गया, ये सारी की सारी वो सीन है। और हर तकरीर में और हर तकरीब में जब भी प्राइम मिनिस्टर लाहौर आते थे और आके कहते थे कि उस्मान बुज़दार की तारीफ़ें करते थे और 10 मिनट लगाते थे उनकी तारीफ़ों के ऊपर, लोग बड़े हैरान होते थे। जबकि यहाँ पे रहने वाले हम लोग यहाँ पे रहते हैं, आप देखें कि वो कूड़ा जो कि रोज़ शाम को उठाया जाता था, हफ्ते 10-10 दिन बाद उठाया जाने लगा, और इस तरीके से चीज़ें जो है वो ख़राब होती चली गई। फिर किस तरीके की स्टोरीज है, सीरीज ऑफ स्टोरीज है कि किस तरीके से अपॉइंटमेंट्स के ऊपर और ट्रांसफर पोस्टिंग्स के ऊपर पैसों के मामला। जस्ट वन लाइनर, अभी ये सब कुछ जो भी फरजाना ने बोला इसके अंदर एक जुमला ऐड कर लीजिए। पहले हमने पंजाब के सबसे बड़े डाकू को स्पीकर बनाया, अब हम सबसे बड़े डाकू को सीएम बनाने वाले हैं। ये एक जुमला पाकिस्तान की पंजाब की सियासत का जो कि हमारे हैंडसम वजीर आजम ने सिलेक्ट किया। अच्छा, और अब हम ब्रेक में जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हाथी है कमरे के अंदर इस तमाम तज्जिए में, उसका हम जिक्र नहीं कर रहे कि परवेज़ इलाही साहब का मकसद, जो डील जिसके ऊपर हुई है इमरान खान साहब से,
वो डील क्या है? वो चीफ मिनिस्टरशिप है या मोने सिलाई के केसेस है? कामिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। खैरियत नाल हो? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खुश है हो पंजाब च भी तो मरकज दे विच भी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ये बताएं ना, क्या कर रहे हैं आप? आपकी कितने बंदे मरकज में जा रहे हैं और पंजाब भी आपके पास है? कमाल नहीं कर दिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। ये नीति ग्रिटी जो है वो तो बाद में तय होती रहेंगी। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने आज खुद विड्रा किया है उस्मान बुज़दार को, और उनका रिजाइन जो है वो चौधरी परवेज लाई साहब को दे दिया है। और उसके बाद ये है कि उन्होंने कहा जी कि आप पंजाब को संभालें। और मैं समझता हूँ कि नहीं, पंजाब में इलेक्ट होना है ना पहले कामिल साहब, तो नंबर पूरे करने होंगे आपको। क्या फरमा रहे हैं? मैंने कहा नंबर पूरे करने होंगे ना पंजाब में, पहले तो आपको इलेक्ट होना है, तो उसके बाद पंजाब संभालना है आपने। नंबर हमारे पूरे हैं जी इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बावजूद इसके कि जो अपोजिशन के साथ मामला तय हो रहे थे वो नहीं हुए, और पीटीआई के अंदर अपनी भी फूट है, आपको पता है कितने ग्रुप्स बने हुए हैं, इसके बावजूद आपके नंबर पूरे होंगे पंजाब में? आपको पता है कि 221 वोट लिए थे चौधरी साहब ने स्पीकर। वो साल और था ना जी, वो 2018 था। ये उससे बेहतर साल साबित होगा इंशाअल्लाह। अच्छा, ये बताएं मरकज में क्या पोजीशन है? अभी मोने सिलाई साहब का बयान चल रहा था कि तारिक बिशी चीना साहब को मना लेंगे। ये इंशाअल्लाह जी, वो हमारे घर की बात है, वो कोई मसला नहीं है। वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जी, वो मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। तो वो नहीं तो उन्होंने पूछे बगैर तो इस्तीफा नहीं देता उन्होंने। कामिल साहब तो पता है, पूछ के इस्तीफा देगा ना? नहीं, उन्होंने इस्तीफा दिया है मिनिस्ट्री से। उनकी नाराजगी जो थी वो सूबा बहावलपुर के मुतल्लिक थी कि उनके साथ वादा करके वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये जनूबी पंजाब बना रहे थे, बहावलपुर नहीं बना रहे थे। उनका मौक़िफ़ ये है कि बहावलपुर सूबा जो है वो एक पुराना सूबा है, तो उसको अलग से। कामिल साहब देखिए, आपकी हमारी बड़ी पुरानी शनासाई है, मुझे कम से कम आप बहावलपुर की तरफ ना भेजें। नहीं, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ। उनकी नाराजगी इसी इशू पे थी। आज बात हमारी हो गई थी इमरान खान साहब के साथ, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, ये बिल भी जो है वो असेंबली में पेश करें, और उसके बाद वो जाहिर है उसके ऊपर ड्यू कोर्स स्टैंडिंग कमेटी के बाद जाएगा, और ये सारी चीजें वो प्रोसेस मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ा राइटफुल जो डिमांड है कीमा साहब की, और मैं पहले से एग्री हूँ इसके ऊपर। अच्छा, फाइनली आपसे अगर मैं पूछ पाऊँ तो अब मामला ये आ ठहरा कि आपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ जो भी डिफरेंसेस थे वो मेंड हो गए, पंजाब में चीफ मिनिस्टर आपके बन गए। अब आपके जो 5 अरकान हैं वो इज्तिमाई तौर पर अदम एतमाद से परे खड़े होंगे, इमरान खान साहब के हक में वोट देंगे मरकज में, ये अब तय हो गया है? ज़ाहिर है जी तलत हुसैन, ये तो मेरे एक ऑब्वियस बात है कि जब उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया है, हमारे पे एतमाद किया है, तो हम उनके ऊपर एतमाद का इज़हार क्यों नहीं करेंगे? ज़ाहिर है उनको एतमाद की ज़रूरत है। वफाक में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई है, तो हम उनका साथ देंगे। तो अब अदम एतमाद की तहरीक का मुस्तकबिल आपकी नज़र में इस वक्त क्या है? मैं समझता हूँ जी इंशाअल्लाह यहाँ पे भी हम मिलजुल के जो है वो नंबर पूरे करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो जो परवेज लाई साहब कह रहे थे कि सोच है ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ को कितने नंबर है, उसका क्या बनेगा? देखें जी, जाहिर है ये तो अपनी हिम्मत है और काबिलियत है, और अपने तल्लक जो है वो ज्यादा असर रखते हैं। इंशाअल्लाह हमारी क़यादत जो है उसके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनके साथ जो तल्लकात हैं वो रंग लाएंगे इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि वफाक में भी नंबर पूरे होंगे इंशाअल्लाह। ज़बरदस्त। कामिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हर तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नया चीफ मिनिस्टर नामजद, पुराना चीफ मिनिस्टर फारिग, नई मिनिस्ट्रीज ऑफर हो रही हैं,
अपोजिशन भी खुश नजर आ रही है, हुकूमत भी खुश नजर आ रही है। कोर इंटरेस्ट माजिद साहब, कोर इंटरेस्ट परवेज इलाही साहब का चीफ मिनिस्टर बनना है या मोनिस इलाही के केसेस खत्म करवाना? मेरा ख्याल है जी ये उन्हें एक की बजाय दो दो नेमतें अगर मिल रही हैं तो वो दोनों से इनकार नहीं करेंगे। और उन्होंने चूंकि प्लानिंग इतनी अच्छी की थी कि उसके बाद वो इस काबिल हो चुके हैं कि वो अपनी मर्जी की चीजें हुकूमत से ले सकते हैं। लेकिन इशू ये है कि ये मामला कितना लंबा चलेगा, ये एक अहम सवाल है। एक ये ख्याल था कि चूंकि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मुजाहमत है चौधरी परवेज इलाही को लेके, तो इसलिए शायद अपोजिशन से इनको अच्छी डील ना मिल सके। तो इसलिए फिर कोशिश ये की गई कि जो इस वक्त हाथ आ रहा है उसे जाने ना दिया जाए और इसी की बुनियाद पे मुस्तकबिल की प्लानिंग की जाए। लेकिन ये बात अहम है कि जो केसेस का नाम आ रहा है या चल रहे हैं वो भी एक अहम मसला है जिसे चौधरी खानदान चाहता है कि वो जल्द अज जल्द हल हो। और क्योंकि उनका एक तशक्कुर का एक इमेज ऐसा है कि जिसमें वो अपने आप को करप्शन से पाक और साफ दिखाई दिलवाना चाहते हैं, इसलिए फिर वो उस इमेज को बरकरार रखने के लिए मेहनत भी करते हैं। और हम आपको ये बताते चले नाजरीन, हम आपको खबर दे रहे हैं, तजिया निगार भी मौजूद हैं। मोनिस इलाही साहब जब बाहर गए तो उसके बाद चौधरी ख़ानदान के अंदर ये पक्की खबर थी कि उनके इतलात के मुताबिक मोनिस इलाही को पकड़ने का मुकम्मल बंदोबस्त किया जा चुका था। दूसरी खबर भी मैं आपको दे रहा हूँ कि जो बहुत बड़ी डिस्कशन हुई वो ये हुई कि मोनिस इलाही के केसेस जो हैं वो ना सिर्फ विड्रॉ होंगे बल्कि ऐसे फारिग करेंगे कि दोबारा उनकी शक्ल किसी को नजर ना आए। तो जब बात की जाती है कि इसकी बुनियाद क्या है, तो बुनियाद सिर्फ सीएम शिप नहीं है ज़ाहिरन। ज़रा बिनिश इसके ऊपर वापस आए। ये खबर जो है अगर हमारे पास है तो दूसरे लोगों के पास भी होगी, तो ये फिर बाहर आ जाएगी, तो फिर पता चलेगा कि नैब कैसे डील करती है। ये कोई विन विन सिचुएशन इमरान खान साहब के लिए या परवेज इलाही दोनों के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा। खैर लोगों को वैसे काफ़ी ज़्यादा पता चल चुका है अब तक तो कि नैब कैसे काम करती है। सो एक तो ये चीज़ है, लेकिन सिर्फ ये चीज़ नहीं है, आगे फ्यूचर भी है पॉलिटिकल पार्टी का। यानी अगर खबरों की माने तो ये कहा गया था, ये मांग की गई थी PMLN के वक्त से, ये चौधरीज़ की तरफ से, कि हमें एक 1 2 3 4 वट एवर नंबर ऑफ एक ख़ास किस्म की सीट्स हैं जो हमें चाहिए, जो कि साद रफ़ीक साहब ने कहा सर जी ज़रा हाथ हौला रखें। मतलब आपको पता है साद रफ़ीक उन्होंने कहा ज़रा हौला हाथ रखो की गल है, बिकॉज ये हम सब जानते हैं, आप चाहे नाक़िद हों PMLN के, चाहे हम उसके सपोर्टर हों उसकी गवर्नेंस के, लेकिन एक चीज़ अगर आज फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो पंजाब में तो नून लीग ऑब्वियसली स्वीप करेगी। तो जब नून लीग स्वीप करेगी, कंसिडरिंग दैट, उस सिचुएशन को देखते हुए, व्हाई विल दे बार्गेन? सियासत में यू टर्न तो हर कोई लेता है, ठीक है, खान साहब तो बहुत जल्दी ले लेते हैं। व्हाई विल नवाज शरीफ बार्गेन? जस्ट टेल मी। वो देखेंगे कि काफ लीग ने हमारे लिए क्या सैक्रिफाइस किया, इमरान खान का साथ छोड़ा, यहाँ आगे वो कहेंगे कि भाई हमें एक जगह से 15-15 लोग मिल रहे हैं, हमें टिकट देने के लाले पड़े हैं, हम तो जीतेंगे ये सीट और इस दफा डबल मार्जिन से जीतेंगे, तो फिर सकते हैं। सब तो आराम से कह देंगे जी शहबाज साहब नहीं मान रहे, दे प्ले गुड कॉप बैड कॉप। हाँ बिल्कुल, लेकिन एक वो ये हो सकता है कि क्यों लीग ये कहने के काबिल होगी कि ठीक है उधर नहीं हुआ लेकिन हमारे बंदों ने आपको वोट तो कर दिया मरकज के अंदर। और दूसरा ये है कि परवेज इलाही साहब कौन सा मरकज के अंदर थे, चीफ मिनिस्टर आपने ही बनाना था, इमरान खान ने बना दिया, तो क्यों लीग जो है ये खेल खेल सकती है। हाँ। जरा फरजाना इसके ऊपर आइएगा कि आज मरकज के अंदर ये भी डेवलपमेंट हुई कि असेंबली का इजलास बुलाया गया, डिप्टी स्पीकर वहां पर मौजूद थे, 161 अपोजिशन के अरकान वहां पर मौजूद थे और अब डेट इज सेट, जुमेरात को दोबारा असेंबली का इजलास होगा। तो अब जिसको कहते हैं जी टिकिंग क्लॉक, जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर वो अगर ऑफिशिएट करते हैं बतौर स्पीकर, वो एक टिकिंग क्लॉक के साथ काम कर रहे हैं। मरकज के नंबर्स जो हैं वो बहुत मैटर करेंगे। आपका ख्याल है कि आने वाले दिनों में जिस एक्साइटमेंट ने इस मुल्क को घेरा हुआ है वो ज़रा ख़त्म होती हुई नजर आएगी कि नहीं? ये जो सिचुएशन है इसमें पहले तो पंजाब और सेंटर की जो सियासत है उसमें सर्टनली जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट जो है वो जिधर को जाएगी, मतलब ये अगर सक्सेस हो जाती है, नो कॉन्फिडेंस मूव जो है वो सही कामयाब हो जाती है, तो फिर तो पंजाब में भी आई थिंक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि गवर्नमेंट बचाई जा सके, मतलब PTI की जानिब से या खा वो परवेज इलाही हूँ या कुछ भी हो। तो आई थिंक ये सिचुएशन इंटरेस्टिंग भी है एक लिहाज से, लेकिन ये कि एक लिहाज से बड़ी ड्रास्टिक भी है।
तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए जिस तरीके से मैनिपुलेशंस हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ों को लेके जाया जा रहा है, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने हर किस्म के कार्ड्स खेले हैं, उन्होंने मजहबी कार्ड खेला है, बदतरीन तरीके से मज़हब का इस्तेमाल किया गया है, मज़हब के पीछे छुपने की कोशिश की गई है, इंडियन कार्ड खेला गया है, गद्दारी वाला कार्ड खेला गया है, वही टिपिकल करप्शन मंत्रा जो है पाकिस्तान की 75 साल तारीख में गवर्नमेंट्स को बदलने के लिए या सियासतदानों को बदनाम करने के लिए जो कि सुनाया जाता है गाने की तरह, वही वो सुनाते रहे हैं। इसके अलावा तो वो कोई ख़ास चीज़ें नहीं सेल कर सके। तो मेरे ख्याल में ये वाली बातें जो पीटीआई के अंदर एक फूट है, वो फूट उसको मेरे ख्याल में ब्रिज अप करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आइंदा आने वाले दिनों में जो है लोगों को अपनी सियासत देखनी है, उन्होंने हलकों में जाना है, उनको पता है इस चीज़ का कि खान साहब की कश्ती जो है वो कश्ती के अंदर बंदे भर्ती किए गए थे और अगर हाथ ऊपर से उठ गया है, जो कि बहुत से लोग जो हैं, जाहिर है आप भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी बात कर रहे हैं और जिस तरह एक नज़र भी आ रहा है कि अभी किसी को कोई टेलीफोन कॉल्स नहीं आए। माजिद साहब 5 के 5 नंबर जो हैं वो जाएंगे इमरान खान साहब के साथ, यानी अपोजिशन के साथ नहीं होंगे। जी, इसमें ये बात बड़ी दिलचस्प है और इसमें मैं एक मिसाल देना चाहूंगा। जनूबी पंजाब के एक सियासतदान थे, उन्होंने मियां नवाज शरीफ से 2008 में कहा कि अभी तो मैं आपकी पार्टी में नहीं आ सकता, मैं अपना भांजा भेज रहा हूँ, आप इसे कबूल फरमाएं तो मैं अगली टर्म में आपके पास आ जाऊंगा। तो अभी ये क्लियर नहीं है कि ये पंजाब में अपनी प्लानिंग कर लें और मरकज के अंदर जो है वो अपोजिशन के लिए भी थोड़े से गिफ्ट वगैरह भेज दें। मेरा ख्याल है सियासत इसी का नाम है, सारी चीजें अनक्लियर रख के अपने बेस्ट इंटरेस्ट को वॉच करना। और दूसरा ये कि मैं यहाँ पे उस्मान बुज़दार साहब को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ कि वो ऐसे दरवेश चीफ मिनिस्टर हैं कि उन्होंने तैयारी कर ली थी, उन्होंने सामान पैक करके भिजवा दिया था और वो अपने दोस्तों से पूछते थे कि फिर कदों जाना है, मतलब जल्दी जा रहे हैं कि लेट है। तो मेरा ख्याल है अब मासूम है बिल्कुल। और उन्होंने ये भी पूछा था कि जो चीफ मिनिस्टर होता है जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं रहता तो उसके प्रिविलेजेस क्या होते हैं, मुझे भी पूछते फिर रहे थे काफी देर से। ओके, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल आखिर में डॉक्टर फरजाना एंड बिनेश, वन कपल ऑफ लास्ट लाइन। पंजाब के अंदर जो खेल है उसने मरकज के ऊपर असरअंदाज होना है। अब अगर हम कामिल अली आगा साहब की बात को समझें, अब जो अपोजिशन की रिलायंस है वो उन लोगों पर ज्यादा होगी जिनको पीटीआई छोड़ के जाना है। पहले ख्याल था कि नीट सोल्यूशन कर लेते हैं, इत्तेहादियों से ही काम चला लेते हैं। अब जो इमरान खान साहब कहते हैं ज़मीर के सौदागर, उन पर रिलायंस शायद बढ़ जाए। डॉक्टर फरजाना, क्वेश्चन फॉर यू। जी तरसम, आई थिंक ये जो बात है कि अब जो पीटीआई के अंदर से जो स्प्लिट तो एक बड़ी वाज़ेह है। मेरे ख्याल में आसान हरगिज़ नहीं है खान साहब के लिए। ऑपोजिशन के लिए मैं समझती हूँ, अभी भी मैं समझती हूँ कि ऑपोजिशन के चांसेस जो हैं वो, अगर मतलब फेडरल की मैं बात करूँगी पहले, ज़ाहिर है उसके साथ ही पंजाब भी एसोसिएटेड है। इस नई डेवलपमेंट के बावजूद खान साहब का सर्वाइवल बहुत मुश्किल में है, बिकॉज अंदर की स्प्लिट इतनी बड़ी है और वो मज़ीद बड़ी होती चली जा रही है। मज़ीद लोग जो है वो अपोजिशन की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज लोगों को अपना फ्यूचर की पॉलिटिक्स देखनी है। बिनिश, तो रिलायंस जो है वो बढ़ गई है अब ज़मीर के सौदागरों पर, हमेशा की तरह वंस अगेन, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, क्योंकि कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट्स में हम ये चीज़ भूल गए। बिकॉज अर्लियर टुडे व्हाट हैपेंड वाज कि सबसे पहले ये एक र्यूमर आया ना, एक जैसे फैला दी गई, जैसे प्लांट कर दी गई खबर कि भाई हम तो भाई असी तो असेंबली तोड़ देंगे, पंजाब की असेंबली तोड़ देंगे। ऑपोजिशन ने मौका देखा और उन्होंने कहा फटाफट जी हम एक ना अदम एतमाद फौरन कर देते हैं। रात को यहाँ से मैसेज पहुंचाया गया, सुबह 4 बजे समीउल्लाह खान, राना मशहूद भागे लाहौर पहुंचे, फटाफट ठक ठक लिखा, वापस लिखा। आई थिंक सो दैट द ऑपोजिशन गॉट प्लेड। ओके, हैव टू लीव इट देयर। ये भी हम आपको बता दें कि क्यू के जो मामलात हैं वो शहबाज शरीफ के साथ तो हैं ही, लेकिन लंदन के साथ भी उन्होंने राब्ता खुला रखा हुआ है। ये मैं किसी और प्रोग्राम में आपको मज़ीद तफसीलात बताऊंगा कि लंदन के साथ जो कॉल्स उनकी हैं उसके अंदर क्या डिस्कस हुआ। आज हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।